नमस्कार। मिडिल ईस्ट में जो आग लगी है वो अब सिर्फ बढ़ नहीं रही, वो शेप बदल रही है। और ये शेप अब इतनी खतरनाक हो चुकी है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी ओपनली बोलने लगे हैं कि हालात काबू से बाहर जा रहे हैं। G7 यानी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए और उसके साथ पूरा यूरोपियन यूनियन, इन सब ने मिलकर एक स्टेटमेंट जारी किया है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसने दुनिया की पॉलिटिक्स को हिला दिया है। ये बयान सिर्फ एक वार्निंग नहीं, एक सीधा संदेश है कि वेस्ट अब ईरान को रोकने की तैयारी में है। G7 फॉरेन मिनिस्टर्स ने कहा है ईरान तुरंत अभी इसी वक्त बिना किसी शर्त के अपने सभी हमले रोक दे। शब्द सुनने में छोटे लगते हैं लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये सीधी धमकी है, एक ओपन चैलेंज है, एक साफ संकेत है कि अगर ईरान अभी नहीं रुका तो वेस्ट कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है। लेकिन सवाल ये है, क्या ईरान रुकेगा? क्या वो पीछे हटेगा? क्या वो अपने मिसाइल्स, ड्रोन्स और प्रॉक्सीज को रोक देगा? या फिर हालात अब इतनी खराब हो चुकी है कि ईरान को रोक पाना अब किसी के बस में नहीं। दुनिया भर में लोग पूछ रहे हैं ये लड़ाई इतनी तेजी से एस्केलेट कैसे होगी? इसका जवाब 28 फरवरी से शुरू होता है। उसी रात यूएसए और इजराइल ने के कोऑर्डिनेटर स्ट्राइक किया। कई रिपोर्ट्स कहती है कि ये अटैक अचानक नहीं था, ये एक प्लान्ड और कई टारगेट्स को एक साथ हिट करने वाला हमला था। ईरान के कई राडार सिस्टम, मिलिट्री बेसेस और न्यूक्लियर लिंक्ड फैसिलिटीज को टारगेट किया गया। ईरान के अंदर शॉक वेव फैल गई और उसी रात से इस पूरे रीजन का फ्यूचर बदल गया। ईरान ने इसे डायरेक्ट अग्रेशन कहा और कुछ ही घंटे बाद ईरान ने मासिव रिटेलिएशन शुरू कर दिया। मिसाइल्स चलनी शुरू हुई, ड्रोन्स पूरे मिडिल ईस्ट में उड़ने लगे, गल्फ, रेड सी, हर जगह पैनिक फैल गया। G7 का आरोप है कि ईरान अनजस्टिफाइड अटैक कर रहा है, लेकिन ईरान कहता है कि हमारे जमीन पर हमला किया गया था, हम जवाब दे रहे हैं। इजराइल कहता है हमने पहले हमला नहीं किया, हम अपने डिफेंस में जवाब दे रहे हैं। और अमेरिका वही पुरानी लाइन रिपीट कर रहा है, वी सपोर्ट आवर allies। लेकिन सच ये है कि इस बार मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ ईरान vs इजराइल नहीं है, ये सिर्फ ईरान vs यूएसए नहीं है, ये पूरा रीजन चला रहा है। अब वेस्ट ओपनली हस्तक्षेप करने को तैयार है। G7 के बयान में कहा गया है हम अपने पार्टनर्स को सपोर्ट करते हैं। ये पार्टनर्स कौन है? ये मिडिल ईस्ट के वो सारे देश है जो वेस्ट के साथ क्लोज है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इराक। G7 का कहना है कि इन देशों पर ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स ने मिसाइल्स और ड्रोन अटैक किए। G7 ओपनली कह रहा है इन देशों को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। इसका मतलब ये है कि अगर सऊदी अरेबिया ईरान को हमला करे, अगर यूएई रिटेलिएट करे, अगर जॉर्डन ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले तो वेस्ट उनकी सपोर्ट करेगा, चाहे वार कितनी भी बड़ी क्यों ना बन जाए। ये बात बहुत डेंजरस है क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब लड़ाई दो पक्षों तक सीमित नहीं है। अब ये एक मल्टी कंट्री कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें हर तरफ हथियार है, हर तरफ रणनीति है और हर तरफ दांव पर सिर्फ जमीन नहीं पूरी दुनिया की इकोनॉमी है। मिडिल ईस्ट में डायनामिक्स बहुत बदल रहे हैं। सऊदी अरेबिया पहले ईरान और इजराइल दोनों से दूरी बनाए रखता था, लेकिन अब उनके ऑयल फैसिलिटीज हिट हुए और अब सवाल उठ रहा है कि हमला ईरान ने किया या किसी और ने। यूएई अभी तक डायरेक्ट यूज से बचा हुआ है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से उनकी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा दबाव है। कतर ने जल्दबाजी में कई शिप्स रोक दिए हैं क्योंकि सी रूट्स अनसेफ हो चुके हैं। ओमान 24/7 अलर्ट मोड में है। कुवैत ने अपने बॉर्डर एरियाज खाली करवाए हैं। जॉर्डन लगातार इजराइल और ईरान दोनों के युद्ध के बीच फंसा हुआ है। ये पूरा रीजन एक ऐसे स्टेज पर पहुंच चुका है जहां कोई भी एक छोटी मिस्टेक पूरी दुनिया को रिसेशन में धकेल सकती है। G7 स्टेटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हम मैरीटाइम रूट्स को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये बात इतनी सिंपल नहीं है। इसका असली मतलब ये है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया है। जहाज गल्फ से बाहर जाने में डर रहे हैं, इंश्योरेंस रेट्स आसमान छू रहे हैं, ऑयल टैंकर्स रुक गए हैं, LNG शिपमेंट्स डिले हो रही है। दुनिया का 20% ऑयल इसी रास्ते से जाता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी रुक जाएगी। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा, एशिया में ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड हो जाएंगी, हर देश की इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी।
G7 इसीलिए इतना नर्वस है और इसीलिए उन्होंने एक नया प्लान बनाया है शिप्स को एक्सकट करने का। मतलब यूएसए, यूके, फ्रांस, जापान अपनी नावी भेजेंगे और तेल ले जाने वाले शिप्स को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन ईरान ने साफ कहा है हरमुज हमारा चोक पॉइंट है, अगर हम पर हमला होगा हम इसे पूरी तरह बंद कर देंगे। अगर G7 शिप्स वहां आए और ईरान फोर्सेस के साथ सीधा टकराव हुआ तो उस दिन ये लड़ाई एक रीजनल वार नहीं रहेगी, वो एक ग्लोबल वार बन जाएगी जिसमें पूरे समुद्री रास्ते युद्ध का मैदान बन जाएंगे। G7 का एक और बड़ा बयान है ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए। ये स्टेटमेंट हर साल आता है लेकिन इस बार इसका मीनिंग अलग है। यूएस और इजराइल का कहना है कि ईरान ने 2025 और फिर 2026 में यूरेनियम एनरिचमेंट बहुत बढ़ा दिया है। ईरान कहता है कि ये सब सिविलियन यूज के लिए है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। यूएस ने कुछ न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक की। ईरान ने कहा कि हमारे पास अभी भी सभी सिस्टम ऑपरेशनल है और हम काम जारी रखेंगे। यानी न्यूक्लियर टेंशन भी इस वार में जोड़ दिया गया है। इसका मतलब वार रुकने की बजाय और डेंजरस दिशा में जा रही है। G7 ने ईरान की इंटरनेशनल रिप्रेशन पर भी उड़ती कमेंट किया है। वे कहते हैं कि ईरान अपने नागरिकों को दबाता है, प्रोटेस्ट अलाउ नहीं करता, वोमेन की फ्रीडम कम करता है। ये बात वेस्ट कई सालों से रिपीट करता आ रहा है। लेकिन ईरान के नागरिक पूछ रहे हैं आप हमारे लोगों पर बॉम्ब्स गिराते हो और हमें ह्यूमन राइट्स सिखाते हो। तो यहाँ भी दो अलग अलग नैरेटिव है। वेस्ट का अपना नैरेटिव है, ईरान का अपना नैरेटिव है। दोनों एक दूसरे को विलियन बनाते हैं लेकिन ग्राउंड ट्रूथ शायद दुनिया को अभी पूरी तरह पता भी नहीं है। अब बात आता है कि ये क्राइसिस इस स्टेज तक कैसे पहुंचा। 28 फरवरी की रात इस वार का टर्निंग पॉइंट थी। उस रात यूएस और इजराइल ने मिलकर एक ऐसा हमला किया जिसने ईरान को हिला दिया। ईरान का कहना है कि उनके कई टॉप मिलिट्री लीडर्स मारे गए, कई बेसेस डैमेज हुए, राडार सिस्टम नष्ट हुए और कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि एक न्यूक्लियर लिंक्ड लैब को भी हिट किया गया। ईरान शॉक था लेकिन वो चुप नहीं बैठा। कुछ घंटों बाद उन्होंने मिसाइल्स दाग दिए, ड्रोन्स पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गए। ये केओस इतना बड़ा था कि दुनिया भर की मार्केट क्रैश हो गई। ऑयल की प्राइस एक ही दिन में 11% बढ़ गई। डॉलर इंडेक्स जंप कर गया। यूरोप में गैस की प्राइसेस 20% ऊपर चली गई। ये सब सिर्फ कुछ घंटों में हुआ। G7 इस सब का जिम्मेदार ईरान को बता रहा है। ईरान कह रहा है कि उनके हमले सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पर थे। वेस्ट कह रहा है कि सिविलियन एरियाज हिट हुए। दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा चल रहा है और ग्राउंड रियलिटी अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि मिडिल ईस्ट में जो वार चल रही है वो अभी शुरू ही हुई है। ये आगे और भी तेज हो सकती है। G7 24-25 मार्च को पेरिस में मीटिंग करने वाला है। कनाडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये कंफर्म किया कि एजेंडा एक ही है, ईरान क्राइसिस को कैसे रोका जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है क्या डिप्लोमेसी काम करेगी। ईरान ने साफ कहा है हम सीजफायर पर बात नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारे पास महीनों तक मिसाइल चलाने का स्टॉक है। और वेस्ट कह रहा है हम अनलिमिटेड वार फाइट कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड पर एक अलग रियलिटी दिख रही है। फाइटर जेट्स गिर रहे हैं, इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, ऑयल प्राइसेस अनकंट्रोलेबल हो रहे हैं और ग्लोबल रिसेशन के साइंस दिखाई दे रहे हैं। और सवाल यह है क्या दुनिया एक नए युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है। क्या G7 और ईरान के बीच सीधा टकराव होगा। क्या हरमुज का ब्लॉकेड खुलेगा या और कड़ा होगा। क्या मिडिल ईस्ट के छोटे देश इस लड़ाई में फंसकर पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। क्या ऑयल प्राइसेस $150 तक पहुंच जाएंगी। क्या दुनिया फिर से 2008 जैसा फाइनेंशियल मेल्ट डाउन देख सकती है। आज इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। बस इतना पता है कि हालात हर घंटे बदल रहे हैं और हर नया हमला पिछले हमले से ज्यादा डेंजरस है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या G7 का ये डिमांड ईरान को रोक सकता है। इसका सीधा जवाब है नहीं। और ये नहीं बहुत सिंपल भी है और बहुत डेंजरस भी। ईरान इस समय किसी भी तरह पीछे हटने की स्थिति में नहीं है। उनका सुप्रीम लीडर मारा गया, उनके टॉप जनरल्स मारे गए, उसके न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक हुआ, उनकी वारशिप्स डुबाई गई, उनके राडार्स नेटवर्क तबाह कर दिए गए। ऐसे में अगर ईरान पीछे हटता है तो दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि ईरान डर गया, ईरान हार गया, ईरान ने सरेंडर कर दिया। मिडिल ईस्ट की राजनीति में इससे बड़ा ह्यूमिलिएशन कोई नहीं होता।
कोई भी देश चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, इतनी बड़ी इंसल्ट एक्सेप्ट नहीं करता। ईरान तो वैसे भी पिछले 40 साल से वेस्ट के खिलाफ नैरेटिव पर खड़ा है। अब ऐसे में पीछे हटना उसका पूरा आइडियोलॉजिकल ढांचा गिरा देने जैसा होगा। इसलिए ईरान के लिए अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। ईरान का इंटरनल सिस्टम भी टूट चुका है। उनका फॉरेन मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि हमारी मिलिट्री यूनिट्स आउट ऑफ कमांड चल रही है, यानी वहां भी केओस है। कोई नहीं जानता कि असली कंट्रोल किसके हाथ में है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स अपनी लाइन चला रहे हैं, आर्मी का अपना तरीका है, प्रोक्सी ग्रुप्स अपने हिसाब से मिसाइल्स चला रहे हैं। ऐसे में किस पैर पर बात कौन करेगा, नेगोशिएशन कौन करेगा, कौन फैसला लेगा? ईरान की पूरी स्ट्रक्चर फ्रैगमेंट हो चुकी है। ये स्थिति में G7 चाहे जितनी भी डिमांड कर ले, ग्राउंड रियलिटी यही है कि ईरान के पास अभी कोई सेंट्रल डिसीजन मेकर बचा ही नहीं है जो वार रोक सके। अब सवाल उठता है कि क्या G7 इसके बाद मिलिट्री एक्शन ले सकता है? ये सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी है। स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा है, वी स्टैंड रेडी टू टेक नेसेसरी मेजर्स। ये लाइन बिल्कुल सिंपल नहीं है। ये वही लाइन होती है जो नाटो, यूएस, यूके तब बोलते हैं जब वे मिलिट्री स्टेप्स लेने वाले होते हैं। डायरेक्ट वार नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट वार जरूर होगा। इसका मतलब है मोर सैंक्शंस, मोर नावल ब्लॉकेड, गल्फ देशों को और ज्यादा वेपन्स, ईरान के अंदर और इंटेलिजेंस ऑपरेशन और ईरान की इकोनॉमी को कोलैप्स करने का प्रेशर। लेकिन अगर ईरान इस सब के बीच भी मिसाइल चलाता रहा, प्रॉक्सीज एक्टिवेट करता रहा, हॉर्मुज बंद रखता रहा, तो वेस्ट इवेंचुअली कह सकता है कि नाउ एनफ इज एनफ, हमें जवाब देना होगा। और यही वो मोमेंट होगा जो दुनिया को सीधे के बहुत बड़े वार में धकेल देगा।